हाय एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, इनकेम छो ट्रिपल एस आरबी। क्या हालचाल है आप सभी का? बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म आईसीएससी वाला पर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने एक नए चैप्टर का वन शॉट, जिसका नाम है हाउस होल्ड सर्किट्स। यानी कि आपके घरों में किस तरीके के सर्किट्स होते हैं, किस तरीके की डिवाइसेस और चीजों को इलेक्ट्रिकल रूप में यूज किया जाता है। तो आइए इसके बारे में हम लोग इन डिटेल डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, सर हम लोग नोट्स कहां से डाउनलोड कर सकते हैं? तो नोट्स आप लोग निकाल सकते हैं फिजिक्स वाला ऐप से, जो कि एक ऐसा ऐप है जहां पर लाखों की संख्या में बच्चे डेली डेली पढ़ाई करते हैं। तो आप लोग भी उस ऐप को इंस्टॉल करो, वहां से अपने पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करो। साथ ही साथ आप लोग मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम ऐप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके थ्रू आप लोग बहुत सारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाएंगे, जो मैं पर्सनली बच्चों को प्रोवाइड करता हूं मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर। राइट। फिर इसके बाद बात आती है, सर आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? तो ट्रांसमिशन ऑफ पावर पढ़ेंगे हम लोग, पावर डिस्ट्रीब्यूशन टू हाउस पढ़ेंगे, अर्थिंग का कंसेप्ट सीखेंगे, प्लग और सॉकेट्स के बारे में भी हम लोग सीखेंगे। सबसे पहली बात यह आ गई कि सर ट्रांसमिशन ऑफ पावर कैसे होता है। देखो बेटा, जहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का काम करते हैं उसको बोलते हैं पावर जनरेटिंग स्टेशन, और वहां पर हम लोग 11,000 वोल्ट पर पावर को जनरेट करते हैं। ये एक ऐसा वोल्टेज होता है जिसमें एनर्जी का जो लॉस है वो कुछ खास नहीं होता है, बहुत कम एनर्जी का लॉस होता है, इसलिए हाई वोल्टेज पर हम लोग ये काम करते हैं। इसके बाद हम लोग वोल्टेज को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं ग्रिड सब स्टेशन पर, जहां पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, जिसका काम है 11,000 वोल्ट को 1,32,000 वोल्ट में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यहां पर यूज हुआ। उसके बाद मेन सब स्टेशन पर अगर आप चेक करें तो हम इसी वोल्टेज को थोड़ा डाउन करते हैं, 33,000 वोल्ट तक डाउन करके उसको, जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती है जहां पे हैवी सप्लाई चाहिए, वहां पर हम उसको सप्लाई करते हैं। फिर इंटरमीडिएट सब स्टेशन पर क्या करते हैं, उसको और ज्यादा तोड़ते हैं, 11,000 वोल्ट पर और डाउन करते हैं, और लाइट इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है। उसके बाद बेटा सिटी सब स्टेशन पर जो आता है वो 220 वोल्ट पर आता है, और यही 220 वोल्ट हम लोगों को अपने घरों में मिलता है। तो हम लोग के घर में कितने वोल्ट का अल्टरनेटिंग वोल्टेज आता है? सो आंसर इज 220 वोल्ट। ठीक है, जब हम वोल्टेज को बढ़ाने का काम करते हैं तो उसके लिए हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, और जब हम उसको रिड्यूस करने का काम करते हैं वोल्टेज को, तो हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर की दो तरीके की वर्किंग यहां पर हम लोग पढ़ाई जाती है हम लोग को, और उसको हम लोग यहां पर अप्लाई कर रहे होते हैं। सेम चीज को एक बार थोड़ा सा और यहां पर डायग्राम्स में सिखाया गया है कि जैसे पावर स्टेशन है, तो पावर स्टेशन में क्या होगा? बॉयलर होगा, टरबाइन होगा, उसके थ्रू जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। 11,000 वोल्ट पे हम जनरेट करेंगे। ये ग्रिड सब स्टेशन है, इस पर हम उसको स्टेप अप करेंगे 1,32,000 वोल्ट तक, फिर हम उसको स्टेप डाउन करेंगे, ये मेन सब स्टेशन है। फिर इंटरमीडिएट सब स्टेशन आएगा, 33,000 से 11,000 पे ले जाएंगे, 11,000 से 220 पे सिटी सब स्टेशन पर। तो इस तरीके का डायग्राम आप लोगों से बनाने को बोल सकता है। कभी भी आपसे ये वाला टॉपिक पूछा जाए कि भाई ट्रांसमिशन को एक्सप्लेन करो, किस तरीके से पावर का ट्रांसमिशन होता है, तो ये वाला डायग्राम वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप ब्लॉक के रूप में ये वाला डायग्राम भी बना सकते हो, ये भी चलेगा, और अगर ये वाला पूछते हैं तो इसको भी आपको आना चाहिए। ठीक है, अब हमसे ये बता रहे हैं कि जब भी हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन अपने घरों में करेंगे, तीन तरीके के मेनली वायर्स का यूज किया जाता है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। लाइव वायर जो है वो रेड कलर का होता है, न्यूट्रल वायर आपका ब्लैक कलर का होता है, और अर्थ वाला वायर ग्रीन कलर का होता है। लाइव वायर 220 वोल्ट पर है, बाकी दोनों 00 वोल्ट पर होते हैं। कह रहे neutral and earth wire are connected together at the local substation so that the neutral and earth wire are at the same potential, that is 0 volt। तो ये दोनों ही 0 वोल्ट पर होते हैं। केवल और केवल लाइव, या जिसको फेज वायर भी बोलते हैं, केवल वो 220 वोल्ट पर बेटा होता है। कह रहे हैं द लाइव वायर ऑल्सो नोन एज फेज वायर कैरीज करंट फ्रॉम द सोर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, while the neutral wire is for the return of the current to the source। तो फेज वाले वायर से हम करंट भेजते हैं, और न्यूट्रल वाले से हम करंट को वापस बुलाते हैं। ठीक है, अब बात आई पावर डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग के घरों में कैसे होगा, क्या होगा। तो ये वाला ब्लॉक डायग्राम यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सभी लोग देखिएगा। तीनों वायर्स हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। ठीक है, ये जो सब स्टेशन है वहां से आप अंदर की तरफ भेज रहे हो। ठीक है, सबसे पहले लाइव वायर में ही हम लोग एक फ्यूज लगाते हैं। फ्यूज एक समझ लो डिवाइस प्रोटेक्टिंग के लिए यूज किया जाता है, कि अगर कभी सर्टेन अमाउंट से ज्यादा करंट आएगा तो ये फ्यूज मेल्ट कर जाएगा, सर्किट में करंट का फ्लो बंद हो जाएगा, और हमारे सारे डिवाइसेस बच जाएंगे फूकने से। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा आप उसमें करंट भेजेंगे तो डिवाइसेस जल सकती हैं, फूक सकती हैं। फिर यहां पर एक किलोवाट आवर मीटर होता है हमारा, जिसमें मेन रीडिंग आती है, आप सबके घर में लगा होगा। ठीक है, उसके बाद और आगे आप बढ़ोगे तो एक मेन स्विच लगाया जाता है, जो कि डबल पोल होता है। ठीक है, इसमें लाइव और न्यूट्रल दोनों में ही इसको कनेक्शन किया जाता है, अभी आगे डिटेल में हम लोग सीखेंगे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, जहां पर हम लोग जो है रिंग सिस्टम का यूज करके अपने हर एक डिवाइस में या हर एक रूम में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाते हैं।
राइट, यही सारी चीजों को यहां पर डिटेल्ड में लिखा हुआ है, पढ़िएगा। ठीक है, फिर बात आती है सर हाउस वायरिंग, जिसको हम रिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। आखिर रिंग सिस्टम में क्या होता है? देखो, रिंग सिस्टम का मतलब है एक रिंग बनना चाहिए। ठीक है, तो एक लाइव वायर होगा, एक न्यूट्रल वायर होगा, एक अर्थ वायर होगा। अगर मान लो हमें कोई भी एक बल्ब ग्लो कराना है तो हम क्या करेंगे, बल्ब का एक पार्ट जो है उसको हम लाइव से कनेक्ट करेंगे, दूसरा वाला जो पार्ट है उसको हम लोग अर्थ वायर, सॉरी जो आपका ब्लैक वाला जो वायर है न्यूट्रल वायर, उससे हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो एक लाइव से कनेक्ट किया, एक हमने न्यूट्रल से कनेक्ट किया। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो एक रिंग बन गया, इसी रिंग में यहां पर बल्ब लगा हुआ है। राइट, तो ये एक रिंग बन गया। बिल्कुल ऐसे अगर फैन कनेक्ट करना है तो उसमें भी यही काम होगा। कोई मान लो ऐसा है जिसमें 3 पिन्स हैं, तो उसमें से एक लाइव में कनेक्ट हो जाएगा, एक आपका न्यूट्रल में कनेक्ट हो जाएगा, और जो ऊपर वाला होता है ना मोटा वाला पिन, दैट इज कनेक्टेड टू अर्थ वायर। राइट, तो इस तरीके से हम लोग रिंग सिस्टम में सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। फायदा ये होता है कि हर एक डिवाइस पैरेलल में कनेक्टेड होती है, तो सभी डिवाइसेस को इक्वल वोल्टेज मिल जाता है, हर एक डिवाइस प्रॉपर्ली वर्क करती है। पैरेलल में कनेक्ट करने से बेनिफिट ये हो जाता है कि पूरे सिस्टम का जो रेजिस्टेंस है वो कम होता है। ठीक है, तो करंट की वैल्यू ओवरऑल ज्यादा ही रहती है, हर एक इंस्ट्रूमेंट में प्रॉपर करंट पहुंचता है और सभी को बराबर वोल्टेज यानी कि 220 वोल्टेज का सप्लाई हम लोग कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये एडवांटेजेस होते हैं आपके इस रिंग सिस्टम के। रिंग सिस्टम का ही डायग्राम यहां पर दिखाया गया है। तो जैसे ये लाइव है, न्यूट्रल है, अर्थ वायर है। अब जैसे कोई भी एक लैंप यानी कि बल्ब अगर ग्लो करना है तो लाइव वायर में ही पहली बात तो आप फ्यूज को कनेक्ट करते हैं, स्विच को भी उसी में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उसको ले जाके लैंप से कनेक्ट किया, दूसरे पार्ट को हम सीधे सीधे ले आकर के इधर न्यूट्रल में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से सारे कनेक्शंस को यहां पर डायग्राम में दिखाया गया है। इन डायग्राम की एक बार दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तब आप उसको अच्छे तरीके से बना पाएंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई भी जो फ्यूज हो, कोई भी स्विच हो, उसको हमेशा हम लोग लाइव वायर में ही कनेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बात आती है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द रिंग सिस्टम। तो ये एडवांटेजेस मैंने आपको यहां पर समझाया भी है। सबसे पहला मेन एडवांटेज तो यही है कि इससे जो कॉस्ट ऑफ वायरिंग है बेटा वो रिड्यूस हो जाती है। हर एक अप्लायंस का अपना एक सेपरेट फ्यूज हो जाता है, ताकि अगर वो कभी फूंक जाए है ना तो केवल वो वाला डिवाइस बंद हो, बाकी सारे बंद ना हो। ठीक है, कह रहे हैं इन दिस सिस्टम ऑल द प्लग्स एंड सॉकेट्स कैन बी यूज्ड ऑफ द सेम साइज बट ईच सॉकेट शुड हैव इट्स ओन फ्यूज ऑफ सुटेबल फॉर अप्लायंसेस टू बी कनेक्टेड विद इट। कह रहे हैं हर एक सॉकेट में अपना अपना फ्यूज होगा जो कि उस डिवाइस के अकॉर्डिंग होगा। अगर वो डिवाइस ऐसा है जिसको केवल 4 एम्पियर का मैक्सिमम करंट चाहिए तो आप उसमें 5 एम्पियर तक का फ्यूज लगा सकते हैं। राइट, उससे ज्यादा वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हर एक डिवाइस का जो फ्यूज है बेटा वो अलग अलग होगा और हर एक डिवाइस के हिसाब से हम लोग वहां पर फ्यूज को कनेक्ट कर रहे होंगे। कह रहे हैं व्हाइल इंस्टॉलिंग अ न्यू अप्लायंस इन अ रूम, अ न्यू लाइन up to the distribution box is not required, but it can be directly connected to the ring circuit of that room. कह रहे हैं the care is taken that the total current drawn from the mains in the ring circuit does not exceed the rating of the main fuse. कह रहे हैं कि हर एक रूम में इस तरीके का एक रिंग सिस्टम बना दिया जाता है। किसी भी डिवाइस को इसमें जोड़ना है तो आप इसी लाइव, न्यूट्रल और अर्थ वायर में आप कनेक्ट कर देंगे। हर एक डिवाइस के लिए एक सेपरेट लाइन आप पूरा वहां डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तक बनाओ, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो आप अपने रूम में कोई भी डिवाइस जब जोड़ते हो बस एक चीज का ध्यान रखा जाता है कि अगर इस रूम में मैक्सिमम 30 एम्पियर्स तक का करंट जाना है तो उससे ज्यादा करंट आप रूम में कोई ऐसा डिवाइस ना लगा दें जो पता चला 50 एम्पियर का करंट दे रहा है। राइट, ऐसी कोई चीज हम अपने सिंपल रूम वाले कनेक्शन में नहीं लगाएंगे। सिर्फ इस चीज को हमें ध्यान में रखना होता है। फिर बात आई सर ये फ्यूज क्या होता है। तो कह रहे हैं फ्यूज प्रोटेक्ट्स द सर्किट बाय ब्लोइंग ऑफ व्हेन द सर्किट आइदर गेट्स ओवरलोडेड और गेट्स शॉर्ट सर्किटेड। कभी भी ओवरलोडिंग हो जाए, शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए, मतलब जिसमें बहुत हैवी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लगे, ऐसी कंडीशन में ये जो फ्यूज का वायर है वो मेल्ट कर जाता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है, करंट की जो सप्लाई है बेटा वो बंद हो जाती है और सारे डिवाइसेस जो हैं वो हमारे बच जाते हैं। तो ये एक सेफ्टी डिवाइस के रूप में यूज होता है। कह रहे हैं फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू लिमिट द करंट इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। द यूज ऑफ अ फ्यूज सेफगार्ड्स द सर्किट एंड द अप्लायंसेस कनेक्टेड इन दैट सर्किट फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड। कह रहे हाइयर द करंट रेटिंग थिकर इज द फ्यूज वायर, यानी जितना ज्यादा आपको करंट फ्लो कराना है उतना मोटा फ्यूज वायर आपको लेना पड़ेगा। कह रहे फ्यूज जो है वो एक छोटा थिन पीस ऑफ वायर होता है ऑफ यूनिफॉर्म एरिया एंड हैविंग अ हाई रेजिस्टेंस, ताकि हीट वहां पे डेवलप हो जाए। ठीक है, सफिशिएंट हीट टू मेल्ट इट, इट इज मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी मेल्टिंग पॉइंट उसका कम होना चाहिए, सो दैट इट मे इजिली मेल्ट ड्यू टू ओवर हीटिंग व्हेन द करंट इन एक्सेस
to prescribed limit passes through it, generally an alloy of tin and lead। तो ये बात ध्यान रखिएगा, टिन और लेड का अलॉय होता है जिसका हम यूज करते हैं। रीजन क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, उसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है दैट इज मोर देन कॉपर और एल्यूमिनियम। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के ज्यादा होने से उसका अपना रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा होता है, ताकि जब एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ करंट उसमें पास हो तो एक सफिशिएंट हीटिंग डेवलप हो जाए, जो कि 250 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर वहां मेंटेन कर दे और ये फ्यूज वायर हमारा मेल्ट कर जाए, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम है। कह रहे कॉपर और एल्यूमिनियम वायर को हम यहां पर यूज नहीं कर सकते, तो रीजन उसका वही है, पहली बात उसका रेजिस्टेंस कम है, दूसरी बात उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है। ठीक है, फिर यहां पर हमसे कह रहे हैं कि सर हमेशा लाइव वायर में ही आप क्यों जोड़ते हो। देखो, जैसे मान लो हमने मेन से लाइव वायर में यहां पर फ्यूज जोड़ा है, अगर सर्टेन अमाउंट से ज्यादा करंट फ्लो हुआ, अब ये फ्यूज मेल्ट कर गया, सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये जो डिवाइस है देखो वो इस मेन से कनेक्टेड नहीं है, यानी कि इस डिवाइस का जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट ना होकर के कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट के बराबर। राइट है। लेकिन यहां पर क्या है कि अगर मान लो तुमने ये जो फ्यूज है इसको न्यूट्रल वाले वायर में कनेक्ट किया, लाइव वाला जो वायर है वो अप्लायंस से कनेक्टेड है, अगर लाइव वायर कनेक्टेड है तो अप्लायंस का यहां पर जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 220 वोल्ट। यानी कि जब फ्यूज मेल्ट कर गया है, इस कंडीशन में वोल्टेज है 0 वोल्ट, तो अगर कोई डिवाइस को छू भी लेगा तो उसको झटका या करंट नहीं लगेगा। लेकिन वहां पर क्या है कि डिवाइस में फ्यूज मेल्ट भी कर गया है, उसके बावजूद अगर आपने डिवाइस को टच किया तो वो डिवाइस 220 वोल्ट पर है, आपको छूते ही झटका मार देगी। ठीक है, इसलिए हम लोग हमेशा इस फ्यूज को लाइव में कनेक्ट करते हैं कि अगर ये मेल्ट हो तो अप्लायंस का जो पोटेंशियल है, जो वोल्टेज है वो 0 वोल्ट ही बना रहे। बात समझ में आ रही है। फिर अगला हमारे पास आता है एमसीबी, जिसको हम बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसका काम क्या है, जब भी एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा करंट फ्लो होता है ये नीचे गिर जाता है एमसीबी। ठीक है, तो हम लोग को पता चल जाता है भाई कि एक ओवरलोडिंग या कुछ ना कुछ यहां पर गड़बड़ हुआ है, उसको हम लोग चेक करेंगे, उसको रेक्टिफाई करेंगे, और रेक्टिफाई करने के बाद इसको फिर से ऐसे ही उठा दिया जाएगा। जैसे ही आप इसको उठाएंगे सर्किट में करंट का जो फ्लो है बेटा वो फिर से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज किया जाता है। फ्यूज जो है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का यूज करता है, जबकि एमसीबी के केस में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को यूज कर रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म डेवलप होता है जो कि इसको नीचे की तरफ खींच लेता है और सर्किट में करंट का फ्लो जो है वो बंद हो जाता है। ठीक है, फिर बात आती है आपका अगला, दैट इज स्विचेस। सर स्विचेस का काम क्या है, तो आप सबको बेटा पता है कि स्विचेस का क्या काम है। दो तरीके के स्विच होते हैं, सिंगल पोल स्विच या फिर डबल पोल स्विच। ये वाला सिंगल पोल स्विच है जो कि आपके घर में हर जगह पर लगा होगा ऑन ऑफ करने के लिए, करंट के फ्लो को ऑन या ऑफ करने के लिए। यहां पर डबल पोल स्विच भी है जिसको हम लोग मेन उस बॉक्स में लगा रहे थे ना, तो इसका काम क्या है, कह रहे हैं द मेन स्विच एट द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यूज्ड टू स्विच ऑन और ऑफ द मेन्स इज अ डबल पोल स्विच। डबल पोल स्विच डिस्कनेक्ट बोथ द लाइव एंड न्यूट्रल वायर साइमल्टेनियसली। इसमें क्या होता है बेटा, दो होते हैं, इसमें लाइव और न्यूट्रल दोनों को जोड़ा जाता है। जो अभी पीछे डायग्राम में आया था, मैंने कहा था अभी आगे हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, तो ये डबल पोल स्विच है। ठीक है, जो कि लाइव और न्यूट्रल दोनों में जोड़ा जाता है, जबकि सिंगल वाला ये जो स्विच है ये हमेशा लाइव वायर में जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे ही आपने इसको, अभी तो ऑन है इसका मतलब करंट फ्लो हो रहा है, इसको ऑफ करेंगे तो करंट का जो फ्लो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बताइए सर, सर्किट विद द डुअल कंट्रोल स्विचेस, स्टेयर केस वायरिंग भी इसको कहा जाता है। कई बार हम लोग अपने घरों में ऐसी भी वायरिंग करते हैं, जैसे मान लो हमें सीढ़ी चढ़नी है, ठीक है, रात का समय अंधेरा है, तो हम लोग एक स्विच नीचे लगाएंगे कि जैसे ही हम चढ़ने वाले हो रात में हम स्विच ऑन कर देंगे तो बल्ब जो है वो ग्लो कर जाएगा। जैसे ऊपर पहुंच जाए, ठीक है, अब हमें बंद भी करना है उसको, तो हम ऊपर वाले स्विच से बंद कर देंगे। तो एक ही बल्ब को ऑन या ऑफ करने के लिए दो स्विचेस यहां पर कनेक्टेड होते हैं, एक नीचे होता है और एक ऊपर होता है। तो जनरली मेरे घर में जो लगा है वो सीढ़ी पे लगा हुआ है, तो इसीलिए इसको स्टेयर केस वायरिंग के नाम से आपको पढ़ाया जा रहा है। कई बार जिनका घर बहुत बड़ा हो, है ना, उनके घरों में क्या होता है, पता चला इधर हॉल से चलना शुरू किया, हॉल काफी बड़ा सा उनका है, वहां पहुंचने के बाद हमें बंद करना है, तो इधर से ऑन करेंगे उधर से बंद कर लेंगे, लौटते समय उधर से ऑन करेंगे इधर से बंद कर देंगे। ये काम होता है ना, इस तरीके की वायरिंग का। राइट, अब यहां पर देखो होगा क्या, सिंपल सी बात है। तो देखो इसमें जब ये बी ए से कनेक्टेड होगा, तो
तो सर्किट में देखो करंट इधर के थ्रू फ्लो होगा, ठीक है, ये वाला डिस्कनेक्ट हो गया। अगर आप इस नॉब को घुमा देंगे तो ये जो इधर कनेक्टेड था वो अब इसमें कनेक्ट हो जाएगा, इसमें होने की वजह से अब इधर की तरफ करंट फ्लो होना शुरू होगा। तो हम कुछ ऐसा जुगाड़ यहां पर बैठाते हैं कि कुछ भी करके हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट होना चाहिए। जैसे यहां पर देखो, ठीक है, लाइव में हमने फ्यूज को जोड़ा, फिर यहीं पे हम ले आकर के एक स्विच हमने यहां लगाया, एक इधर लगा हुआ है, ठीक है, और एक दूसरा इधर भी लगा हुआ है। अभी क्या है, देखो ये बी से सी कनेक्टेड है, बट इधर वाला सी से बी कनेक्टेड नहीं है। तो इस कंडीशन में बल्ब ऑफ होगा, क्योंकि कोई करंट यहां फ्लो नहीं हो सकता, सर्किट कंप्लीट ही नहीं है। अगर मान लो मैंने क्या किया, मैंने स्विच S1 जो है इसको ऑन किया, ऑन करने का मतलब ये बी सी से कनेक्ट हो गया इधर की तरफ। जैसे ही कनेक्ट हुआ, अब आप चेक करो, ये इधर से आएगा करंट, इधर से होते हुए, इधर से होते हुए, यहां से होते हुए वापस चला जाएगा, सर्किट जो है कंप्लीट हो गया, तो बल्ब हमारा ऑन हो गया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि भाई बल्ब को हम स्विच S2 के थ्रू ऑन करेंगे इससे, तो आप इसको इससे कनेक्ट कर दो। जैसे ही ऊपर की तरफ कनेक्टेड होगा, आप चेक करो, ऊपर कनेक्टेड है, इस बार इधर लाइव से आया, ऊपर से होते हुए, इधर से होते हुए ऐसे चला गया। तो आप सेम बल्ब को इससे भी ऑन कर सकते हैं, इससे भी ऑन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको नीचे से बल्ब को ऑन करना है या ऊपर से बल्ब को ऑन करना है, राइट। तो इस तरीके का कनेक्शन यहां पर बना दिया जाता है। फिर अर्थिंग का कंसेप्ट आपको बता रहे हैं, जिसको ग्राउंडिंग भी कहा जाता है। देखो, किसी भी डिवाइस की अर्थिंग या ग्राउंडिंग इसलिए जरूरी है कि अगर उस डिवाइस में बहुत हैवी वोल्टेज एक्यूमुलेट हो रहा है, तो अर्थिंग करने से उस डिवाइस का वोल्टेज 0 वोल्ट हो जाता है, ठीक है। यही इसका मेन काम होता है कि अगर मान लो कोई ऐसा डिवाइस है जिसमें मेटेलिक पार्ट यूज हो रहा है, तो आप उसके मेटेलिक वाले पोर्शन की क्या करेंगे, अर्थिंग या ग्राउंडिंग करेंगे, ताकि वो हमेशा 0 वोल्ट पर मेंटेन रहे, ताकि अगर मैं उसको कभी गलती से खुद टच भी कर लूं तो भी मेरे को झटका या करंट ना लगे, ठीक है। तो वही चीज को यहां पर आपको समझाया गया है। कह रहे हैं वी हैव रीड दैट लोकल अर्थिंग इज डन इन द हाउस नियर किलोवाट आर मीटर, यानी मीटर के आसपास हम लोग इस तरीके का करते हैं। क्या करेंगे, जमीन में एक गड्ढा खोदेंगे, उसके अंदर एक हॉलो पाइप के अंदर यहां पर देखो इस तरीके का एक रॉड होता है कॉपर का, है ना। इस कॉपर के रॉड को हम लोग अंदर ले जाकर के गाड़ देते हैं, ताकि अगर घर में कभी बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वोल्टेज या करंट आ जाए तो वो सब का सब अर्थ में चला जाए, ठीक है। फिर यहां पर सेफ्टी बाय लोकल अर्थिंग, तो ये थ्योरेटिकल चीज है, इससे आपके डिवाइस जो है वो प्रोटेक्ट रहता है, ठीक है। 220 वोल्ट का वोल्टेज ना होकर उस पर 0 वोल्ट का वोल्टेज बना रहता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं 3 पिन प्लग क्या है, तो 3 पिन प्लग में बड़ी सिंपल सी चीज है भैया, एक ऊपर लगा होता है, थोड़ा मोटा होता है, ये इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं अर्थिंग के लिए। नीचे एक तरफ लाइव होगा और एक तरफ न्यूट्रल होगा। तो इस पर क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। देखो, कह रहे हैं टॉप पिन इज फॉर अर्थिंग, द पिन ऑन द लेफ्ट इज फॉर लाइव वायर। तो लेफ्ट में जो होता है वो लाइव के लिए है और राइट में जो है वो न्यूट्रल के लिए। तो ये वाला एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेफ्ट में लाइव है या राइट में है, तो ये वाला पार्ट ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है सॉकेट। तो सॉकेट आप सबने देखा ही हुआ है अपने घरों में, ठीक है। इसमें भी 3 होल्स होते हैं, वही जो पिन है वो तीनों पिन्स इन्हीं तीनों होल्स में डाला जाता है। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ये जो ऊपर वाला जो है ये न्यूट्रल वाला मोटा क्यों है, ताकि न्यूट्रल वाला सबसे पहले जाकर के फिट हो। उसमें फिट होने से क्या होगा, डिवाइस पर 0 वोल्ट सबसे पहले मेंटेन होगा। तो अगर डिवाइस पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज एक्यूमुलेटेड है, एक्स्ट्रा वोल्टेज वहां पर इकट्ठा है, तो सारा का सारा जो है वो पहले अर्थ में चला जाए। इसलिए हम लोग सबसे पहले अर्थ वाले को, मोटे वाले को उसमें इंसर्ट करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा वो जो अर्थ वाला होता है वो थोड़ा मोटा भी हो, थोड़ा बड़ा भी होता है, तो पहले इंसर्ट होता है, बाकी लाइव और न्यूट्रल जो है वो बाद में इंसर्ट किए जाते हैं। फिर इसके बाद बात आती है सर कलर्स की। तो देखो यार, पुराने हिसाब में मैंने आपको बताया था रेड, ब्लैक और ग्रीन यूज करते हैं। न्यू कन्वेंशन के हिसाब से अगर देखें तो लाइव वायर ब्राउन का होता है, न्यूट्रल वाला वायर लाइट ब्लू कलर का होगा, और अर्थ वाला जो वायर है उसको ग्रीन या फिर येलो कलर से लोग यूज करते हैं। फिर हाई टेंशन वायर्स की बात कर रहे हैं। हाई टेंशन वायर का मतलब आपने देखा होगा जब ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी होता है ना, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन हो रहा है पावर जनरेटिंग स्टेशन से काफी दूर तक, तो ऐसे में हाई टेंशन वायर्स का यूज किया जाता है, जो कि सिंगल मोटा सा वायर नहीं होता है। हम उसमें मल्टीपल वायर्स को वाइंड करके, घुमा घुमा करके उसमें ऐड करके, ठीक है, मल्टीपल वायर्स होते हैं उनको ऐड करके इस तरीके का हाई टेंशन वायर बनाया जाता है। सर मल्टीपल वायर्स क्यों ले रहे हो, ताकि सरफेस एरिया बढ़ा दें। सरफेस एरिया के बढ़ाने से हीट का जो लॉस है वो जनरली मिनिमाइज हो जाता है, राइट। तो ये सारी चीजों की वजह से हम हाई टेंशन वायर्स को यूज करते हैं। तो पढ़िएगा सभी लोग, यहां पर कह रहे हैं ईच वायर इन अ केबल इज कैपेबल टू विद स्टैंड अप टू स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ करंट इफ द करंट एक्सीड्स द लिमिट
ठीक है, द वायर मे बी बर्न ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग एंड इट मे कॉज फायर। कह रहे टू अवॉइड इट फॉर हाई वोल्टेज एंड हैवी करंट स्पेशल वायर कॉल्ड हाई टेंशन वायर इज यूज्ड। हाई टेंशन वायर हैज लो रेजिस्टेंस ताकि ज्यादा करंट फ्लो हो सके, एंड हाई सरफेस एरिया या लार्ज सरफेस एरिया ताकि हीट का जो लॉस है वो मिनिमाइज हो सके। कह रहे देयरफॉर इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ सिंगल थिक वायर ऑफ द लो रेजिस्टेंस, एज द हाई टेंशन वायर इज मेड ऑफ by twisting together a number of thin wires insulated from each other. This provides a large surface area so that it radiates the heat produced more readily to the surrounding as compared to the single thick wire. ठीक है, तो एरिया बढ़ाने से क्या होगा, जो भी अमाउंट ऑफ हीट वहां जनरेट हो रहा होगा वो सब सराउंडिंग में चला जाएगा। ठीक है, वायर जो है वो ओवरऑल बहुत ज्यादा हीट अप नहीं होगा। फिर बात कर रहे हैं सर सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो ये चैप्टर देखो बहुत ही छोटा सा, बहुत ही थ्योरेटिकल टाइप का चैप्टर है। इस चैप्टर में ज्यादा न्यूमेरिकल जैसी कोई चीज नहीं है, सिर्फ थ्योरी ही है यहाँ पर चैप्टर में। ठीक है, सुपर कंडक्टर्स कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि सर्टेन टेम्परेचर पर या सर्टेन टेम्परेचर रेंज में दे बिहेव लाइक अ सुपर कंडक्टर्स। उनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है, रेजिस्टिविटी एकदम जीरो या बहुत मिनिमाइज हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये काम एक सर्टेन टेम्परेचर रेंज में ही होता है। अदरवाइज बाकी हायर टेम्परेचर पे दे जनरली बिहेव एज अ कंडक्टर्स। लोअर टेम्परेचर्स पर, बहुत कम टेम्परेचर पे दे बिहेव लाइक अ सुपर कंडक्टर। इसी फेनोमेना को सुपर कंडक्टिविटी भी कहा जाता है। ठीक है, अब क्रिटिकल टेम्परेचर्स क्या हुए सर, वो टेम्परेचर जिस पर वो सब्सटेंस सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगे उसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है। जैसे मरकरी के केस में 4.2 केल्विन है, जिंक के केस में 0.79 केल्विन है, लेड के केस में भी 7.26 केल्विन, वेनेडियम में इतना है, नियोबियम में 9.22 केल्विन है। अब केल्विन आप समझ रहे हो ये बहुत छोटा टेम्परेचर है ना। तो भाई टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या होता है, टेम्परेचर इन केल्विन -273। या उल्टा बोलो कि अगर केल्विन में टेम्परेचर लाना है तो डिग्री सेल्सियस वाले में 273 ऐड कर दो, तो 0 केल्विन का मतलब होता है -273 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हो, इतने लो टेम्परेचर पर जो कंडक्टर है, बहुत सारे कंडक्टर्स दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ सुपर कंडक्टर। So this phenomena है ना is known as superconductivity and those type of substances are known as superconductors, राइट। तो इस चैप्टर में बस इतनी ही चीजें हैं। होमवर्क में आपका काम बस यही है कि भाई इसके नोट्स निकालो और इस चैप्टर का, इस लेक्चर का बार बार आप लोग रिवीजन करें। मैंने आपको हर वो चीज इस चैप्टर की रिवाइज करवा दी है जो भी यहाँ पर रिक्वायर्ड थी। इस चैप्टर में जितनी चीजें हैं वो सारी ही मैंने आपको बहुत ही क्विकली, है ना, बहुत ही टू दी पॉइंट आपको रिवाइज करवा दिया है। तो फटाफट सभी लोग इस लेक्चर को कई बार, बार बार रिवाइज करिएगा। जितनी चीजें मैंने यहां पर आपको दी हैं, जितने डायग्राम्स मैंने आपको यहां पर दिए हैं, वो सारे डायग्राम्स 2-2, 3-3 बार अपनी कॉपी पर बनाइएगा। ठीक है, और मिलेंगे हम लोग अपने अगले लेक्चर में, अगले लेक्चर के रिवीजन में, अगले चैप्टर के रिवीजन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस।